भौतिक विज्ञान के यांत्रिक चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देने हैं। ठीक है, बहुत विकल्प भी बताता जाऊंगा, आपको आंसर देने हैं। तो पहला है, कार्य का मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी डाइन। बताओ। ऑप्शन ए जूल। बिल्कुल सही जवाब। तो पहला है ऑप्शन ए, जूल। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए दूरी, बी समय, सी प्रकाश, डी धारा। ए दूरी। ए दूरी, बिल्कुल सही ऑप्शन। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? फिर से सुनो, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? आंसर, ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी भार या वजन। बताओ। सी द्रव्यमान। सी द्रव्यमान, बिल्कुल सही। तो आंसर है सी द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सूची सूची का है। सूची एक को दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। आप सभी के पास में बुक है, क्या स्क्रीन पे देख के, जो स्क्रीन में दिख रहा है उसको देख के बताइए। तो सूची एक और सूची दो है। ए का जो है उच्च वेग है और सूची दो में मैक है। बी तरंग दैर्घ्य है, दो में एंगस्ट्रॉम है। सी दाब है, जिसका सूची दो में तीसरे का पास्कल है। और सूची एक डी का ऊर्जा है और सूची दो चौथे का जूल है। आपको जो इसमें नीचे कूट दिखाई दे रहे होंगे, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है कि ए बी जो है ऑप्शन सी, ए और बी, एक दो और एक दो तीन चार। ठीक है। पहले का है पहला, दूसरे का है दूसरा, तीसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के साथ दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो है सूची ए भौतिक राशि है और सूची दो जो है वो इकाई है। तो ए दूरी का, जो सूची दो की जो इकाई है, ए मोल, बी पदार्थ की मात्रा, दो कूलाम, सी विद्युत आवेश की मात्रा, तीसरा प्रकाश वर्ष, डी ऊर्जा, चौथा वाट घंटा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल ठीक है। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा, ये आपका सही आंसर है। तो आप इसी तरीके से अपना देख लीजिए, मिला लीजिए। उसके बाद में छठा, जो छठा है फिर से सूची है। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। सूची एक जो है भौतिक राशियां हैं और सूची दो जो है, सूची दो जो है वो इकाई है। तो ए त्वरण हो गई, हमें त्वरण की बतानी है, बल की बतानी है, कार्य की बतानी है और आवेग की बतानी है। और जो इकाइयां हैं वो, एक पहला जूल है, दूसरा न्यूटन सेकेंड है, तीसरा न्यूटन है, चौथा न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो इसमें से आप जब मिलाएंगे तो कौन सा आंसर बनेगा? सिक्स का डी। सिक्स का डी, जो डी आंसर है वो सही है। ए का चौथा, मतलब त्वरण की मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इकाई होती है। बी का तीसरा, मतलब बल का तीसरा, बल की इकाई न्यूटन होती है। सी का पहला, कृत कार्य की इकाई जूल होती है, जो हम आपको ऊपर भी कार्य की इकाई बता चुके हैं, जूल होती है। ठीक है, और डी का दूसरा, आवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, क्योंकि ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, बिल्कुल सही बात। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारसेक जो है इकाई है, किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। ऑप्शन ए दूरी की, पार्सेक दूरी की इकाई है। तो पार्सेक जो है वो दूरी की इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है।
ए डेसिबल ध्वनि की प्रबल तीव्रता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, सेल्सियस नहीं ऊष्मा है। की इकाई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप लोग लगा लीजिए। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति फ्लक्स का, सी उपयुक्त दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का ऑप्शन है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ए रेडियो एक्टिव धर्मिता, बी तापक्रम, सी ऊष्मा, डी ऊर्जा। ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता। तो इसका गैरवे का जो ऑप्शन है, क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। उसी तरह अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। ऑप्शन बी, दाब की। तो पास्कल जो है वो दाब की इकाई है, इसको याद कर लीजिए। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ कोई एसएससी में, कोई यूपीएससी में, जैसे ये ऑप्शन यूपीपीएससी में 2015 में आया हुआ था, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। तो आपको सारे इसी चैप्टर से ही रखते चले जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13वें पे। कैंडला मात्रक है, किसका मात्रक है? ए ज्योति फ्लक्स का, बी ज्योति प्रभाव का, सी ज्योति दाब का, डी ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता का। तो कैंडला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है, बिल्कुल सही। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। जूल जूल निम्नलिखित की इकाई है। ऊर्जा की, बी बल की, सी दाब की, डी तापमान की। ऑप्शन ए, जूल। जूल ऊर्जा की। ऊर्जा की इकाई है, बिल्कुल सही। 15वां। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ए 1969 ईस्वी में, बी 1971 ईस्वी में, सी 1983 ईस्वी में, डी 1991 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1971 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन है बी 1971 ईस्वी में। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ए तरंग दैर्घ्य, दो तरंगों की स्पष्टता, सी तरंगों की तीव्रता, डी तरंगों की आवृत्ति। ऑप्शन डी, तरंगों की आवृत्ति। तो जो है हर्ट्ज जो है तरंगों की आवृत्ति का मापने की यूनिट है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन नंबर 17वां। विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई है। ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी कूलम। ए, एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है, मतलब विद्युत मात्रा को एम्पियर से मापा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ए वाट, बी डायोप्टर, सी ऑप्टर, डी मीटर। ऑप्शन बी, डायोप्टर। ऑप्शन बी डायोप्टर, मतलब एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति है इसकी इकाई डायोप्टर है। और ये आरआरबी 2001 में आया हुआ था, इसको आप लोग याद करें। ठीक है, तो ये आपका डायोप्टर हो गया। 19वीं पे चलते हैं। डेसिमल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए खून में हीमोग्लोबिन, बी पेशाब में शक्कर, सी वातावरण में ध्वनि, डी वायु में कण। ऑप्शन सी, वातावरण में ध्वनि। तो डेसिबल है ये, वातावरण में कितनी ध्वनि है इसको नापने का काम आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे स्पीकर्स बजते रहते हैं, बहुत सारे, तो ये क्या करते हैं, ये सब की जो वो होती है वो डेसिबल में होती है। अगर डेसिबल 1 यूनिट से ज्यादा हो जाएगा तो यही चीजें प्रदूषण करने लगती हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर क्या नापने की इकाई है? 20वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो एक वोल्टेज, बी करंट, सी प्रतिरोध, डी पावर। डी, तो करंट। तो एम्पियर से हम लोग करंट नापते हैं। आपने देखा होगा हमारे सबके घर में लाइट लगी हुई है, सबके यहाँ पे मीटर लगे हुए हैं, तो बिल आता होगा बिजली का, तो उसमें से आप लोग सब चेक कर सकते हैं। एन प्रत्यास्थता गुणांक का एन प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। ए डाइन पर सेंटीमीटर, बी न्यूटन पर मीटर, सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इन प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसी पे आप लोग टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं।
निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? विमा आप लोग जानते ही हैं, तो विमीय ऐसे विमीय सूत्र में होते हैं। आपने देखा होगा MLT करके जो भी सूत्र बनाए जाते हैं वो विमीय सूत्र होते हैं। तो हम इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब, बी कार्य एवं ऊर्जा, सी आवेग एवं संवेग, डी भार एवं बल। ऑप्शन ए बल एवं दाब। बल एवं दाब का जो है वो भौतिक राशि समान विमीय सूत्र नहीं है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। तो इसमें का एक क्वेश्चन का आंसर जो है सही है। एक खगोलीय संबंधित इकाई जो है वो किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। मतलब सूर्य पृथ्वी से हम जो सूर्य को देखते हैं तो वो जो उसके बीच की जो वो होती है इकाई होती है वो एक खगोलीय इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि है। तो ए विकृति, बी श्यानता गुणांक, सी गैस नियतांक, डी प्लांक नियतांक। ऑप्शन ए विकृति। विकृति जो है वो एक अविमीय राशि है। ये सारी विमीय राशियां हैं जबकि ये अविमीय राशि हैं। वो आप लोग दिमाग में पढ़ सकते हैं कि विमीय क्या होता है, विमीय राशि क्या होती है। वो हम आगे आपको ये भी बताएंगे, पढ़ाएंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? दो तरीके की राशियां होती हैं, सदिश और अदिश। ठीक है, आप लोगों को पता होंगे, अगर नहीं पता है तो हम आपको उसको विस्तृत रूप से बताएंगे। ठीक है, तो पहला संवेग है, बी वेग है, सी कोणीय वेग है, डी द्रव्यमान है। ऑप्शन डी ऑप्शन डी द्रव्यमान। द्रव्यमान। ये एक सदिश राशि नहीं है, मतलब ये एक अदिश राशि है। बाकी संवेग वेग और कोणीय वेग एक सदिश राशि है, इसमें एक दिशा होती है। सदिश राशियों में दिशाएं होती हैं, ठीक है, जबकि इसमें दिशा नहीं होती है अदिश राशि में, इसलिए द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, इसको अदिश राशि बोलते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अदिश राशि है, अदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन देते हैं। ए ऊर्जा, बी बलागुण, सी संवेग, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए ऊर्जा। ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, जबकि बलागुण और संवेग जो है वो एक सदिश राशियां हैं, इसमें दिशा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अब फिर से बतानी है कौन सी एक सदिश राशि है। तो ए संवेग, बी दाब, सी ऊर्जा, डी कार्य। ऑप्शन ए संवेग। संवेग, संवेग जो है वो एक सदिश राशि है, जबकि बाकी जो है कार्य दाब ऊर्जा ये एक अदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है 28। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है मतलब अदिश राशि है। तो कौन सी नहीं है? ए विस्थापन, बी वेग, सी बल, डी आयतन। ऑप्शन डी आयतन। आयतन जो है वो एक सदिश राशि नहीं है, मतलब ये एक अदिश राशि है। आयतन एक अदिश राशि है, बाकी ये तीनों विस्थापन, वेग और बल सदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, फिर से सदिश राशि बतानी है। ए वेग, बी द्रव्यमान, सी समय, डी लंबाई। ए वेग। ए वेग, वेग एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान, समय और लंबाई जो है वो अदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? परिमाण लंबाई होती है दोस्तों, आप सभी को पता है कि परिमाण हम लोग लंबाई को बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो व्युत्पन्न परिमाण कौन सा नहीं है? ए घनत्व नहीं है, बी द्रव्यमान नहीं है, सी आयतन नहीं है, डी चाल नहीं है। ऑप्शन बी द्रव्यमान। द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, तो इस पर टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? अगर आपको त्वरण ज्ञात करना हो तो इसके जो वो हैं सूत्र जो हैं इस प्रकार से हैं। ए ए ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ऑप्शन बी है ए इक्वल टू म्यू प्लस वी टी। ऑप्शन सी है ए इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी। ऑप्शन डी है ए इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू। ऑप्शन ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। इसमें ए क्या है? ए त्वरण है। वी जो है वो अंतिम
वेग है और माइनस यू, जो यू होता है वो प्रारंभिक वेग होता है और अपॉन टी, टी समय को बोलते हैं। बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। सी, ऑप्शन सी, द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से द्रव्यमान जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से 32 में का सी का आंसर बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ए ऊर्जा, बी रैखिक गति, सी कोणीय गति, डी बल। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कोणीय गति। प्लांक में अचर में जो है कोणीय गति होती है। अगला क्वेश्चन है 34वां। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल बताओ। ए कम हो जाएगा, बी अधिक हो जाएगा, सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। ऑप्शन ए कम हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 35वां। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का अगर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी उतना ही रहेगा, डी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। ऑप्शन ए कम हो जाएगा, तो आप लोग ऑप्शन ए पे क्लिक कर लीजिए। आंसर नंबर 36 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36 है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी ए त्वरण दोगुना हो जाता है, बी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, सी गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाती है, डी भार दोगुना हो जाता है। ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा दो चार गुनी हो जाती है। तो इसका आंसर है गतिज ऊर्जा चार गुना हो जाती है। इस पे आप लोग टिक कर लीजिए और अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार के अंतर होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, डी दोनों सत्य हैं, डी दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता है। तो इसका जो आंसर है वो द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, डी गैलीलियो की गति विषयक नियम। ऑप्शन ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, प्रथम नियम क्या है? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना किया जाए। मतलब जो चीज खड़ी है वो खड़ी ही रहेगी जब तक आप कुछ बाह्य बल नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण ए बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है, सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, डी शून्य होता है। ऑप्शन बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बी जो है इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, बी भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होते हैं, डी का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। ऑप्शन सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तो 40 में का सी आंसर है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है क्या है ये? ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या कोई नियम नहीं है, इसमें ऑप्शन कोई नहीं। ऑप्शन सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। तो ये जो है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। प्रत्येक दिशा के विपरीत
प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तृतीय नियम है। इसको आप लोग हमेशा याद रखें। न्यूटन के तीनों नियम आपको हमेशा ही याद होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस दिशा के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन सी तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम, मतलब जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। ये एक कथन किसका है? कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये कथन किसका है? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी आर्किमिडीज, डी गैलीलियो। ऑप्शन ए न्यूटन। ऑप्शन ए न्यूटन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से? ए गति के पहले नियम से, बी गति के दूसरे नियम से, सी गति के तीसरे नियम से, डी गुरुत्वाकर्षण के नियम से। बताइए। ऑप्शन ए गति के पहले नियम से। बल की परिभाषा गति के पहले नियम से आती है, तो 44 में का ए ठीक है। आ, अगला क्वेश्चन है 45। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ए गतिहीनता, बी जड़त्व, सी कुलभार, डी अक्रियता। ऑप्शन बी जड़त्व। ऑप्शन बी जड़त्व बिल्कुल ठीक जवाब है। तो 45वें का ऑप्शन बी पे आप लोग कर लीजिए। सी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 46। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ए आघूर्ण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी ऊर्जा का नियम, डी संवेग का नियम। ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। ऑप्शन बी जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो इसका जो आंसर है वो है डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 48वां। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उस पर बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा, जब भी ब्रेक लगती है तो आप आगे की ओर हो जाते हैं, एकदम मुंह मुंह जो आपका चेहरा आगे की ओर हो जाता है। इसके इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ए सापेक्षता सिद्धांत, बी न्यूटन का पहला नियम, सी न्यूटन का दूसरा नियम, डी न्यूटन का तीसरा नियम। ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम। ये आप जो है ये जो है न्यूटन के पहले नियम से समझा जा सकता है इस चीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रॉकेट। क्वेश्चन नंबर 49। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट सभी ने देखे हैं, तो रॉकेट ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? ए न्यूटन का तृतीय नियम, बी न्यूटन का प्रथम नियम, सी न्यूटन का द्वितीय नियम, डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर ए जो रॉकेट है वो ऑप्शन के तृतीय नियम पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन 50 है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? जब आपने देखते हो कि अगर आप घोड़े पे बैठे हो, घोड़ा एकदम से चलना शुरू करे तो क्या होगा? पीछे की ओर एकदम से गिर जाएंगे। तो ये जो है इसका कारण क्या है? जो जो गिरता है जो भी अश्वारोही, तो वो किस कारण से गिरता है? ए जड़त्व आघूर्ण से, बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम से, सी विश्राम जड़त्व से, डी गति का तीसरा नियम से। ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व। ये विश्राम जड़त्व के कारण बनता है। आदमी विश्राम अवस्था में होता है, घोड़ा एकदम चल देता है और वो विश्राम जड़त्व के कारण पीछे की ओर गिर जाता है। तो जो है आप अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।